कर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान तुलसी राम जी कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं और उन जगहों की क्या क्या विशेषताएं थी, और साथ ही उनका इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, जिसे देखकर उन्हें खुशी होती है। वे द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी में पास ना होने का दुख उन्हें सालता है, क्योंकि वे जानते थे कि वे आसानी से प्रथम श्रेणी में पास हो सकते थे, लेकिन आर्थिक अभावों और फाका कशी ने उन्हें ऐसा करने ना दिया। और साथ ही ये जाना कि किस प्रकार पड़ोस में ही रहने वाली बलिया क्षेत्र की एक अनपढ़ महिला का व्यवहार उनके प्रति कितना खराब होता है, भद्दा होता है। उनको देखकर वह उनकी दाईं आंख पर कटाक्ष तो नहीं करती जुबानी तौर पर, लेकिन अपने डीड्स के थ्रू वे दिखाती है, उन्हें अपमानित करती है, एक आंख बंद करके उनको देख के। तो अब यहां से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आजमगढ़ के मेरे एक रिश्तेदार तारा तल्ला बेहला में रहते थे। उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। मैं उनके यहां गया। वे आजमगढ़ के रैदोपुर मोहल्ले के रहने वाले थे। तारा तल्ला बेहला में सड़क के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वे रहते थे तथा झोपड़ी के बाहर फटे जूतों को सिलते और उन पर पॉलिश करते थे। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह खिलाया और रात में मैं उनकी झोपड़ी में ही सो गया। सवेरा होने पर उन्होंने अपनी उंगली के सहारे सामने स्थित कलकत्ता की टकसाल वाली इमारत को दिखाया और कहा कि वहां नोट छापे जाते हैं। नोट छपने की कल्पना से मैं उद्वेलित हो गया था, किंतु उस इमारत पर सिर्फ निगाहें फेरते हुए मैं धर्मतल्ला वापस आकर एक ट्राम के माध्यम से अलीपुर का चिड़ियाखाना देखने चला गया। चिड़ियाखाना के प्रवेश द्वार पर एक ठेले वालों से लोग भिगोया हुआ चना खरीद रहे थे। लोगों को देखकर मैं भी चना खरीदकर खाने लगा। कुछ बंगाली युवक मेरे ठीक पीछे खड़े थे। वे चना खाते देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। मैं एकदम समझ नहीं पाया और आगे चिड़ियाखाना में दाखिल हो गया। उनके ठहाके का कारण मुझे शीघ्र ही उस समय पता चल गया जब मैंने देखा कि लोग खरीदे हुए चने को चिड़िया खाना के पशु पक्षियों को खिलाने लगे हैं। वास्तव में सारे ठेले वाले पशु पक्षियों के खाने की ही सामग्री बेच रहे थे। शुरू में ही मेंढक निगलते सांपों का बाड़ा, वहां के जल स्रोतों में शोर मचाते पक्षी, सफेद रंग के शेर, काली सफेद पट्टी वाले जेबरा आदि से मैं मंत्रमुग्ध था। किंतु सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया था अफ्रीकी जिराफों का एक परिवार, जो अपनी हद से ज्यादा लंबी लंबी गर्दनों को उठाकर एक पेड़ की ऊंची टहनियों पर लगी पत्तियों को खा रहा था। उन्हें देखने से बाज आने का मन ही नहीं कर रहा था। करीब 3 घंटे बाद उन्हीं जिराफों पर नजर दौड़ाते हुए मैं चिड़ियाखाना से बाहर आ गया। किसी जानवर ने भूले से भी अपनी दबी आंख से मुझे नहीं देखा, किंतु कदम तल्ला वापस आने पर उस बलिया वाली महिला ने एक बार फिर अपनी एक आंख मूंद ली। तो यहां पर अपनी परिस्थितियों पर वे करारा व्यंग्य कर रहे हैं कि किस प्रकार कई बार मनुष्यों की हरकतें जानवरों से भी ज्यादा गईबीती होती हैं। कदम तल्ला वैसे तो बड़ा घना क्षेत्र था, किंतु बंगाल से पूरब दिशा में दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के दर्जनों ट्रैक बिछे होते थे, जिसके कारण वहां लंबा चौड़ा मैदान सा बन गया था। शाम के समय रेलगाड़ियों का आना जाना बहुत बढ़ जाता था। मैं प्रायः वहां जाकर गुजरती रेलगाड़ियों को देखा करता। रेलवे लाइन के किनारे एक बेकार हो चुका क्रेन पड़ा था। मैं उसी क्रेन के ऊपर चढ़ जाता और फिर रेलगाड़ियों का नजारा घंटों तक देखता रहता। उन दिनों कोयले से चलने वाले इंजन का प्रचलन ज्यादा था, इसीलिए लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियों के आगे पीछे दोनों तरफ इंजन लगे रहते थे। मैं जिस उम्र के जिस पड़ाव में हूं, मेरा बचपन यहां से बहुत पहले का है। 1975 की पैदाइश हूं और उस टाइम इस तरह के इंजन चला करते थे रेलगाड़ियों के आगे पीछे दोनों तरफ। और मैंने देखा है दिल्ली से इटारसी जाते वक्त ये खासे दिखाई देते थे। झांसी जंक्शन पर ये इंजन चेंज भी किए जाते थे। कहने का मतलब है कि यदि दिल्ली से आप
झांसी जा रहे हैं तो एक इंजन खींचेगा और उसके बाद वो इंजन हटाकर दूसरा इंजन लगा दिया जाता था और फिर लौटती बार जो इंजन पीछे की तरफ होता था वो आगे की तरफ हो जाया करता था। तो ये चीज मैंने देखी है और आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत कॉमन बात होगी। उन दिनों कोयले से चलने वाले इंजन का प्रचलन ज्यादा था, इसलिए लंबी दूरी वाली रेलगाड़ियों के आगे पीछे दोनों तरफ इंजन लगे रहते थे। दो दो इंजनों के बीच धुआं उगलती रेलगाड़ी दो मुंहे सांप की तरह फुफकारती नजर आती थी। यह दृश्य मुझे बहुत लुभावना लगता था, किंतु इस वैज्ञानिक आकर्षण के बीच भविष्य की चिंता मुझे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देती थी। उस क्रेन पर बैठे बैठे मेरा अंतर्नाद उन रेलगाड़ियों के शोर में अस्तित्वहीन हो जाता था। तो इस प्रकार जीवन में पारिवारिक स्तर पर हुए भेदभाव के चलते वे दुखी तो होते थे, पर इस तरह रोने का जिक्र इस प्रसंग से पहले वे कहीं नहीं करते। या एक आध बार बहुत बचपन में आया हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो हर जगह बर्दाश्त मतलब अपने गुस्से को जज्ब करते हुए ही वे दिखाई देते हैं। और घर से तो इन्हें कोई मतलब सपोर्ट था ही नहीं, पढ़ाई छूट जाने के डर से रोते होंगे, क्योंकि पढ़ने में इंटेलिजेंट थे वे, ये बात खुद भी जानते थे और ये भी जानते थे कि यदि थोड़ा सा भी कोई आर्थिक सहयोग कर देगा तो वे आगे तक चले जाएंगे। जितने भी भाइयों का जिक्र यहां पड़ता है, चुरई भैया हो चाहे सोबरन भैया हो चाहे कोई भी हो, उनका उन्होंने किया, लेकिन किसी ने भी उनको आर्थिक सहयोग देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी इन्हें आर्थिक सहयोग नहीं देना चाहता था। तो ये एक बड़ी त्रासदी थी। भविष्य की अनिश्चितता से उबरकर कई बार क्रेन से कूदकर ट्रेन के नीचे आ जाने का मन करता था, किंतु बुद्ध सामने आ जाते और मैं आत्महत्या को पाप समझने लगता। कभी कभी शाम के ही समय में हावड़ा मैदान चला जाता। वहां ऑफिस से लौटते हुए रेल कर्मचारियों का जमघट लग जाता और मैदान में घूम घूम कर वे नारे लगाते, गोरखपुर आमी जावो ना, सातो लंका खावो ना। यानी गोरखपुर जाकर मैं सत्तू मिर्चा नहीं खाऊंगा। हुआ यह था कि पूर्वी रेलवे की छोटी लाइन वाले सदर मुकाम को कलकत्ता से गोरखपुर किया जा रहा था, अतः वहां कार्यरत बंगाली कर्मचारी गोरखपुर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए वैसा नारा लगाकर करीब 2 साल से अपना विरोध प्रकट करते आ रहे थे। यूपी बिहार के मजदूर कहते थे कि बंगालियों के दिमाग में हिंदी क्षेत्रवासियों की छवि बहुत खराब होती है, इसीलिए वे सत्तू मिर्चा वाला नारा लगाते हैं। वे ये भी बताते थे कि बंगाली लोग हिंदी भाषाइयों को भैया कहकर पुकारते हैं। भैया का अर्थ वहां मूर्ख से लगाया जाता था। तो एक बार फिर क्षेत्रीय भेदभाव यहां पर आपको देखने को मिलता है कि बंगाल में पढ़ाई लिखाई की परंपरा हमेशा से ही एक सुदृढ़ रही है। इसी के चलते शायद वे दूसरों को कमतर समझते थे। वैसे तो दिल्ली में भी हम हर एक को भैया कहकर ही बुलाते हैं, किसी भी रिक्शे वाले को आवाज लगानी हो तो भैया जरा सुनना, लेकिन उसका मतलब हम मूर्ख से नहीं लगाते हैं। तो बंगाल में उस वक्त, ये 1966 का जिक्र है, उस वक्त भैया का मतलब मूर्ख से लिया जाता था। आज भी है यही मतलब, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं कभी बंगाल नहीं गई हूं। बंगाली लोग हिंदी भाषियों को चाहे जो भी समझते रहे, कलकत्ता मुझे हद से ज्यादा अच्छा लगता था, वहीं बस जाने का मन करता था। किंतु 1966 की पहली जुलाई एकदम नजदीक थी और मुझे वापस जाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। एकदम धुकधुकी लगी हुई थी। इस दौरान पीएल बोस आयरन कंपनी के मालिक बोस की बेटी की शादी थी। शादी की दावत में बोस ने अपनी कंपनी के सभी 35 मजदूरों को निमंत्रित किया था। सोबरन भैया मुझे भी अपने साथ दावत में ले गए। जब खाना परोसा जाने वाला था तो पास में बैठे एक मजदूर ने कहा कि बंगाली लोग मछली जैसी अच्छी चीजें आखिर में खिलाते हैं, इसीलिए शुरू से ही साग सब्जी से पेट मत भर लेना। तो यहां भी चालाकी दिखाते हैं कि पहले ही साग सब्जी खिलाकर पेट भर दो और अच्छी चीजें जो हैं जिससे कम खपे। किंतु मुझे हैरत हुई, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और सचमुच मैंने साग सब्जी से ही पेट भर लिया।
और किंतु मुझे हैरत तब हुई जब जाकर उठने का समय आया तो दही में बने रोहू को बाल्टी में भरकर बांटा जाने लगा। मैं संकोचवश मछली नहीं खा सका। बंगालियों की उस परंपरा को कोसते हुए मुझे पिताजी द्वारा अक्सर दोहराई जाने वाली एक कहावत याद आई, जे खैले में सकुचाए ऊ अचबत के पछताए। इसलिए खाने में सकुचाना नहीं है और बंगाली परंपरा का, इस परंपरा का मैं खासा ख्याल रखूंगी यदि कभी किसी बंगाली परिवार के यहां खाने पर मुझे निमंत्रण मिला। आप भी ध्यान रखिएगा। आखिरकार कलकत्ता हावड़ा प्रवास का अंतिम दिन 29 जून 1966 आधम का शिवपुर वाले नंदलाल भैया कह रहे थे कि बनारस वापस जाने से पहले अंतिम रात उनके यहां बिताऊं। सोबरन भैया ने मुझे एक कमीज और पैंट के साथ 25 रुपए देकर कदम तल्ला से विदाई दी और बस पकड़कर मैं एक बार फिर शिवपुर चला गया। उस दिन मैं रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन दोपहर बाद मैं जब हावड़ा स्टेशन के लिए बस पकड़ने जा रहा था तो शिवपुर चौराहे पर मोची द्वारा अपनी फटी चप्पलों की मरम्मत करवाती कमला दास पूछ बैठी, कथा जा छे? नंदलाल ने कहा, हावड़ा। किंतु उस घटना के 47 साल बाद भी साफ नहीं हो पाया कि उसने प्रश्न मुझसे किया था या नंदलाल से। कई बार होता है कि हम लोगों की आदत होती है डायरेक्ट व्यक्ति से प्रश्न न पूछकर घुमा फिरा के दूसरों से जानने की चेष्टा करते हैं, तो शायद उसी तरह का व्यंग्य यहां पर लिखा गया है। नंदलाल भैया ने हावड़ा से बनारस का टिकट खरीदकर मुझे दिया और 100 रुपए के नोट से बचे 80 रुपयों को मेरी पॉकेट में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये आगे की पढ़ाई के लिए मेरी तरफ से, तो इनके परिवार वालों से तो अच्छे ये इनके भैया निकले, नंदलाल भैया, जो दूर के रिश्तेदारी में थे। देहरादून एक्सप्रेस में मुझे बैठना था। टिकट जनरल डिब्बे का था। हावड़ा में किसी रेलगाड़ी के अनारक्षित डिब्बे में घुसना एक असंभव कार्य होता था। मेरी परेशानी को देखते हुए एक कुली मेरे पास आकर बोला कि 5 रुपया लेकर वह गाड़ी में बैठा देगा। मेरे यहां कहने पर उसने कहा कि वह पहले से ही जगह छेक कर गाड़ी में आएगा और बोलेगा चंदा। उसने आगे कहा कि चंदा सुनते ही बिजली बोलना, ताकि हमारी तुम्हारी पहचान हो सके। आखिरकार 4:30 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई और जनरल डिब्बे से एक साथ दर्जनों व्यक्तियों की चंदा चंदा वाली आवाजें आने लगी। उतनी ही संख्या में प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बिजली बिजली का शोर मचाते रहे। मैंने भी कई बार बिजली बिजली पुकारा, किंतु चंदा का पता नहीं चला। हुआ यह कि कुलियों ने सबको एक ही कोड दे रखा था। मेरी मुश्किल यह थी कि डिब्बा शीघ्र ही भर गया और मैं जैसे तैसे अंदर घुसकर खड़ा होने में सफल हो गया। कुछ देर बाद ऊपर सामान रखने वाली जगह पर बैठा एक कुली बोल पड़ा, चंदा। मैंने सकुचाते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से बोल दिया, बिजली। उसने मुझे उठाकर सामान की तरह ऊपर रख दिया। 5 रुपया लेकर डिब्बे से उतरने से पहले उसने जोर से कहा, अब तक कहां मर रहा था? हावड़ा में कुलियों का चंदा बिजली वाला खेल मुझे बेहद मनोरंजक लगा था। उस भीड़ की मारामारी में नंदलाल को नमस्कार करना भी भूल गया। उस कुल ने मुझे जिस अंग स्थिति से ऊपर उठाकर बैठाया उसमें कॉमा या पूर्ण विराम तक के जुड़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वहां 3 लोग पहले से ही बोरी में भरे सामानों के साथ बैठे थे। सामान की ही तरह उस डिब्बे में लदा हुआ मैं 1 जुलाई 1966 को पुनः बनारस पहुंचा। आज भी कलकत्ता की उस पहली यात्रा के बारे में कोई पूछता है तो मुझे गालिब की ये पंक्तियां ही याद आती हैं। कलकत्ता का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। तो ये था उनका पूरा कलकत्ता का ब्यौरा और यहां से वे वापस हो लेते हैं बनारस दोबारा अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में। तो आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है और समाप्त होता है दूसरा उपखंड भी। अगले एपिसोड में हम इसके तीसरे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।